ओके जी, ऑल बैक, सारे के सारे हमारे वापस आ गए। चलो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। डिसकंटिन्यू में अर्ली रिटायरमेंट प्रोग्राम जो बेसिकली हमारे पास होता है, 1 मिनट रुको। ओके जी, अर्ली रिटायरमेंट प्रोग्राम जो हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ है कि आपके पास जो एम्प्लॉय, जो बेसिकली आपके पास प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, वो ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते थे कि जी लोगों की जो है वो रिटायरमेंट के प्रॉब्लम्स है, लोगों की एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से कंपनी का जो एवरेज एज है वो बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपके पास जो लोग होते हैं वो कंसर्न होते हैं अपने सोशल सिक्योरिटीज़ के बारे में। तीसरा ये पॉइंट आता है कि जी चूंकि रिटायरमेंट एज बढ़ती जाती है, इस वजह से आपके एक्सपेंसेस जो है वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बढ़ते चले आते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाता है। लाइक ओल्ड जनरेशन के लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए मौजूद रहते हैं, और चूंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए मौजूद रहते हैं इसलिए नए लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आते। जो नए लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आते हैं तो वो, और जो पुराने वाले लोग मौजूद हैं, दैट मीन्स 18 साल की उम्र में एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है और उसमें ऑलरेडी जो मौजूद है वो 50-55 साल का बंदा मौजूद है, तो वो एज डिफरेंस एक बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इसके बाद जो है जो बहुत सारी कंपनीज ये भी कंसिडर करती हैं कि जो जितने भी ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ हैं या ओल्ड एम्प्लॉयज़ अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से डिसकंटिन्यू कर दिए जाएँ तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सपीरियंस है उसकी कमी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे वो फैक्ट्स हैं जिस फैक्ट्स ने बेसिकली ट्रिगर किया, और ट्रिगर करने के बाद आपको जो अर्ली एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को जो है वो लेकर आए। टोयोटा वालों ने क्या किया केंटकी के अंदर, कि उन्होंने बेसिकली ये किया कि उन्होंने पहले बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि जो आपके वेटरन वर्कर्स थे, यानी कि जो आपके पुराने वर्कर्स थे, वो 26 आवर्स जो है $26 पर आवर कमा रहे थे, विच वॉज $10 मोर इन कंपेरिजन टू $16 जो कि न्यू हायरीज कमा रहे थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले तो आपको एक्सपेंस डिफरेंस ही मिल जाएगा। लाइक एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, एक पर्टिकुलर कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर, जो कि चूंकि पुराना है इसलिए उसके बेनिफिट्स, इसलिए उसकी सैलरी जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द न्यू हायरी, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो ज़्यादा है वो तकरीबन $10 के करीब जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको कर्टेल करने के लिए, या इसको, इस चीज़ को अगर जब उन्होंने अपने एक्सपेंस बोर्ड के ऊपर ला के देखा, तो एक्सपेंस बोर्ड पे ला के देखने के बाद उन्होंने जो है उन इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ जी ठीक है, ये जो है वो हमारे पास एक एडिशनल एक्सपेंस है। ठीक है, और एडिशनल एक्सपेंस इस तरीके से है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम पुराने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दे रहे हैं और नए एम्प्लॉय को कम कर रहे हैं। तो इस पर, और दूसरी बात ये कि आपके पास हायर पे और लोअर पे का जो शिफ्ट है वो क्रिएट हो रहा है। हायर पे और लोअर पे का शिफ्ट का मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग पुराने हैं उनका हायर पे दे रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग नए हैं उनको आप लो पे दे रहे हैं। मतलब जो बंदे नए हायर हो रहे हैं दे हैव टू वर्क फॉर द सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पहले वाले जितने टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जी आपका जो वर्क, यानी कि इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जितना उन्होंने कमाना है उतना आप कमाए। ठीक है, इस चीज़ को कर्टेल किस तरीके से किया गया, वो टोयोटा डेड वॉज, टोयोटा ने रिटायरमेंट इंसेंटिव जो है वो स्टार्ट किया, और टोयोटा ने रिटायरमेंट इंसेंटिव स्टार्ट किया 2000 वर्कर के लिए। और ये कौन से 2000 वर्कर्स थे, वो वर्कर्स जो कि उनकी एज ब्रैकेट के मुताबिक या उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अर्ली रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, उन 2000 लोगों को इन्होंने ऑफर क्या किया, उन 2000 लोगों को इन्होंने ऑफर ये किया कि जी आपको हम लमसम, दैट मीन्स वन टाइम जो है वो आपको पेमेंट दे देंगे। वो पेमेंट कितनी होगी, 2 वीक्स की, लाइक 2 हफ्तों की पेमेंट जो है वो हम आपको देंगे, और वो हर ईयर आपको देंगे। ईयर का मतलब ये है कि हर साल आपको देंगे, यानी 1 साल के अंदर हम आपको 2 हफ्ते की जो आपकी पेमेंट बनती है हम वो आपको दे देंगे। लाइक 2 हफ्ते के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो हमारे पास, 1 मिनट रुको मैं आपको बताता हूँ 2 हफ्ते कितने बनते हैं इसके। हाँ हाँ, 26 आपके पास जो है वो 1 घंटे की कीमत बता रहे हैं डॉलर की। ठीक है, 8 घंटे आप काम करते हैं एक दिन के अंदर, तो एक दिन के आपके पैसे बन जाते हैं $208। ठीक है, और $208 को सपोजिटली अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आपकी सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होता है, तो 5 और 5 10, 2 हफ्तों के अंदर 10 हो गए, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाता है 2080। दैट मीन्स सालाना कंपनी आपको $2080 जो है वो पे करेगी, और ये पे करेगी 25 सालों तक। 25 सालों का मतलब ये कि मैक्सिमम 25 ईयर्स। लाइक मिसाल के तौर पे अगर आपकी 40 साल उम्र है तो आपकी 4 5 65 ईयर्स तक जो है वो आपको ये पे करती रहेगी। ठीक है, प्लस और मजीद उन्होंने क्या कहा, 8 वीक्स एडिशनल पे। मतलब ये जो आपको 2080 मिल रहा है ये तो एक चीज हो गई, ये तो एक अमाउंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इन एडिशन टू इट 8 हफ्तों की आपको मजीद पेमेंट मिलती रहेगी। 8 हफ्तों की मजीद पेमेंट का मतलब ये हुआ कि 26 मल्टीप्लाई बाई 8, 208,
मल्टीप्लाई बाई 8 वीक्स का मतलब ये है कि अगर आप 5 दिन काम कर रहे हैं तो 5 8 40, 40 आपका जो है दैट मीन्स 8,320, यानी $8,320 वो आपको एक दे रहे हैं, $3,000 वो आपको एक दे रहे हैं, और ये दोनों प्राइसेस लमसम करके किस चीज के ऊपर जो है वो आ रही है, ये किस चीज के ऊपर आपको जो है उन्होंने वो लेकर आ रही है, ये ले आ रही है आपके पास अर्ली रिटायरमेंट्स और बायआउट्स के कॉन्सेप्ट को। वो जो 2000 वर्कर्स हैं उनको इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो 8 हफ्तों का कॉन्सेप्ट दिया, ये बायआउट का कॉन्सेप्ट था, एंड दिस एक्चुअली रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ कंपनी। इसने कंपनी की तमाम के तमाम बेनिफिट्स को रिड्यूस करने में, इसने कंपनी के बहुत सारे सैलरी एक्सपेंस के हेड को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। और न सिर्फ ये, बल्कि इट ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन एडिशन टू इट एम्प्लॉयर्स बिकेम फाइन, यानी एम्प्लॉयज़ को भी इस चीज़ का सुकून हो गया, इस चीज़ का यकीन हो गया कि जी 25 साल तक तो हमें ये पैसे मिलते रहेंगे, और हमें इन एडिशन टू इट बाय आउट के भी पैसे मिलते रहेंगे, और ये पैसे हमें कंपनी इस मद में पे करती रहेगी कि वो हमारे लिए वेलबींग या वो हमारे लिए अच्छा सोच रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम मज़ीद फर्दर आगे आते हैं, और मज़ीद फर्दर आगे आके अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ये टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़, ऑफ सोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, ये हम पहले जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ऑफ शोरिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक टॉपिक था जो कि हमने बीच में जो है वो डाउन साइजिंग का नहीं, इसका नहीं डिस्कस किया था, जो हमने जो है वो मज़ीद फर्दर आगे जो डिस्कस किया। अब हम आते हैं और अब हम आके देखते हैं एफर्मेटिव एक्शन प्लान का। एफर्मेटिव एक्शन प्लान पढ़ने से पहले, क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन बेसिकली जो है वो डील कर रहा होता है लॉ के साथ, और अभी हम लॉ को नहीं डील कर रहे, इसलिए हम आ जाते हैं और हम आके अब डायरेक्टली जंप करते हैं, और जंप करते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर। हमने पहले ये चीज़ देखी, यानी कि पिछले टॉपिक तक हम जो है वो बेनिफिट्स के लिहाज से, जब हम अर्ली रिटायरमेंट्स के लिहाज से बात कर रहे थे, डाउन साइजिंग के लिहाज से बात कर रहे थे, या आउटसोर्सिंग के लिहाज से बात कर रहे थे, ऑफ शोरिंग के लिहाज से बात कर रहे थे, तो ये सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट है जो कि कंपनी के एक्सपेंस को रिड्यूस करती है, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके नंबर ऑफ काउंट्स को डिक्रीज करती है। लेकिन कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कंपनी में कुछ पोजीशन ऐसी होती है जो कि मौजूद होती है, उन पोजीशंस के ऊपर जो लोग काम कर रहे होते हैं, या वो पोजीशंस जो कि कंपनी के अंदर मौजूद होती है जिसके ऊपर लोग मौजूद नहीं होते, जो कि वेकेंट होती हैं, ऐसी तमाम की तमाम पोजीशंस को ऑर्गेनाइजेशन को फिल करना होता है। फिल किस तरीके से करती है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन फिल करती है थ्रू देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत फंडामेंटली यूज़ की जाती है, और आपस में एक दूसरे के साथ साथ यूज़ की जाती है। एक आपके पास कहलाती है रिक्रूटमेंट, एक आपके पास कहलाती है सिलेक्शन। मुझे कोई बता सकता है तुम में से कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फ़र्क है, या रिक्रूटमेंट पॉसिबली क्या चीज़ हो सकती है और सिलेक्शन क्या चीज़ हो सकती है? अली, जी सर। मुझे बता सकते हो कि रिक्रूटमेंट क्या चीज़ और सिलेक्शन क्या चीज़ है? सर सिलेक्शन ये हो सकता है कि सिलेक्शन तो नॉर्मली जो सेलेक्टेड के करते हैं, कोई एम्प्लॉयज इंटरव्यूज में से में हम्म, 4 लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, उसमें से एक सेलेक्ट हो, इस ठीक है। तरह से। और रिक्रूटमेंट ये हो सकता है कि नॉर्मली कुछ स्कॉलरशिप्स टाइप हो, उसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं, नहीं 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 वो नहीं रिक्रूटमेंट नहीं उस टाइप नहीं हो। नहीं नहीं अली, ऐसा नहीं है। चलो मैं तुम्हें आसान करके बता देता हूँ, बिल्कुल इजी, मतलब तुम ना तुम्हारी एग्जाम बात को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको जो है मैं इसको क्लियर करता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि मैं रिक्रूटमेंट से मुराद उस साइकिल को या उस प्रोसेस को ले रहा हूँ जिस प्रोसेस का प्राइमरी या बेसिक पर्पस ये है कि जितने लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं, जितने लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं और जो कि मेरा बताया हुआ क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उनका एक पूल बना लूँ, मैं सबसे पहले उनका एक क्लब बना लूँ, मैं सबसे पहले अपने पास उनका एक डेटाबेस बना लूँ, ताकि मैं उस डेटाबेस से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्टली सूटेड कैंडिडेट पिक कर सकूँ। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उस ऑर्गेनाइजेशन ने आके आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी पूरी यूनिवर्सिटी में अनाउंस किया कि जी वो तमाम के तमाम बच्चे जो कि या तो एनडीए फाइनल ईयर के अंदर हैं,
या बीबीए फाइनल ईयर के अंदर हैं, या पिछले 1 साल में यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं, ऐसे तमाम के तमाम लोग जो है वो हमारी ऑफिस में आके या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके टेस्ट दें, ताकि हम उसमें से बेस्टली सूटेड कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकें। ये जो टेस्टिंग का प्रोसेस हुआ ना, ये टेस्टिंग का प्रोसेस रिक्रूटमेंट कहलाया। क्यों रिक्रूटमेंट कहलाया? क्योंकि बेसिकली इस टेस्ट का अनाउंसमेंट का मकसद उस पूल को, उस क्लब को, उन लोगों को जमा करना है जो लोग आइदर या तो बीबीए के फाइनल ईयर के अंदर है, या एमबीए के फाइनल ईयर के अंदर, या 1 साल पहले जो है जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनको छोड़ के जा चुके। तो ये क्लब क्रिएट करना रिक्रूटमेंट कहलाता है। सिलेक्शन क्या होगा? टेस्ट देने के बाद जब आपने टेस्ट का रिजल्ट चेक किया, उसमें उस पूल में से कुछ लोग टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हुए, उन तमाम के तमाम क्वालिफाइड लोगों को लेके आपने उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाना। जब इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो और मज़ीद थोड़े लोग रह गए, और जो मज़ीद थोड़े लोग रह गए, जब उनमें से आपने किसी को ऑफ़र लेटर प्रेजेंट किया, जब उनमें से आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रेजेंट किया, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रेजेंटेशन का प्रोसेस है वो आपके पास कहलाता है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो आसान लफ्ज़ों में जब हम एक पूरे के पूरे कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट कर लेते हैं, वो कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट करना इज रिक्रूटमेंट, और उस कैंडिडेट के पूल में से मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना या मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को पिकअप करना कि ये कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा, इसको सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। समझ आती है बात? जी, समझ आती है बात? यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आई तो पूछो। अली, आसिफ, इकबाल, उमैर, सद्दाम। अली, आवाज़ नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, माइक तो ऑन है बट आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, आगे समझ आ गई। ओके चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसको लेके चलते हैं। The primary goal of recruitment is not simply to generate large range of number of applicants. If the process generates a sea of unqualified applicants, the organization will incur great expense in person selection, but few vacancies will be actually filled. The problem is of generating too many applicants is often promulgated by the use of wide search technologies like internet. People, for example, Trend Micro was trying to fill सबसे पहले उन्होंने रिक्रूटमेंट के बारे में एक चीज बताई, और वो ये चीज बताई है कि रिक्रूटमेंट का मकसद लोगों को सिर्फ जमा करना नहीं है, बल्कि रिक्रूटमेंट का मकसद ये है कि कैंडिडेट पोटेंशियल होना चाहिए, या एक मिनिमम बेंचमार्क या एक मिनिमम क्वालिटी या एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो आपको डिफाइन किया है, उस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के मुताबिक होना चाहिए। अभी जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी, उस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको क्लियरली ये बात कही कि यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जो कि बीबीए के फाइनल ईयर के अंदर है या एमबीए के फाइनल ईयर के अंदर है, या जो कि 1 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन आपके इंडस्ट्री को या 1 साल पहले आपकी यूनिवर्सिटी को छोड़ के गए, ये जो क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है, ये वो क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है जो कि एक्चुअली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके क्राइटेरिया को डिफाइन करता है और सेलेक्टेड पूल को क्रिएट करता है। इस क्राइटेरिया को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है? इस क्राइटेरिया को डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये क्राइटेरिया नहीं डिफाइन करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के पूल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो कि इररेलेवेंट होंगे, और वो इररेलेवेंट लोग जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पूल के अंदर आ जाएंगे तो दैट विल नॉट ओनली इंक्रीज योर रिक्रूटमेंट साइकिल प्रोसेस, बल्कि वो आपके रिक्रूटमेंट साइकिल के एक्सपेंस को भी इंक्रीज कर देंगे। दैट विल रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज इन एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद आपके पास रिक्रूटमेंट दो तरीके से होती है, एक आपके पास कहलाती है इंटरनल रिक्रूटमेंट या इंटरनल रिक्रूटिंग, और एक आपके पास कहलाती है एक्सटर्नल रिक्रूटिंग। रिक्रूटमेंट करने से पहले सबसे पहले आपके पास डिजायर्ड जॉब वैकेंसी होनी चाहिए। जॉब वैकेंसी का मतलब है कोई ना कोई पोजीशन खाली होनी चाहिए, ठीक है, और वो पोजीशन जो खाली हो वो पोजीशन बेसिकली जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे? दो चीज़ों की, या तो एडवांसमेंट की या प्रमोशन की। मीन्स या तो आप लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ प्रमोट करें, ठीक है, लाइक एक बंदा जो कि नीचे की पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है आपने उसको प्रमोट कर दिया ऊपर की तरफ। बट दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप बाहर से किसी बंदे को या कहीं और से किसी बंदे को लेकर आए
और उस पोजीशन के ऊपर लाके जो है वो प्लेस कर सके। ठीक है, तो जो बंदा आप इंटरनली नीचे से ऊपर प्रमोट कर रहे होते हैं, किसी दूसरी जगह से वहाँ पे प्लेस कर रहे होते हैं, वो आपके पास इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाती है। और जब आप एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्सटर्नली कर रहे होते हैं, लाइक आप क्राइटेरिया अपना जो है वो शेयर करते हैं मार्केट के साथ, और मार्केट के साथ क्राइटेरिया शेयर करने के बाद आप लोगों से कहते हैं कि हाँ जी अब आप इस पोजीशन के ऊपर अप्लाई करें, कि अब आप इस पोजीशन के ऊपर जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो दें, और उसके अगेंस्ट में जो है वो जॉब, उसके अगेंस्ट में लोग जो है आपके क्राइटेरिया के अगेंस्ट में जो है उसको अप्लाई करें, तो वो चीज़ आपके पास एक्सटर्नल रिक्रूटिंग कहलाती है। ठीक है, अब जिस तरीके से सिस्को के लिहाज से बात करें, सिस्को सिस्टम बेसिकली एक कंपनी है, वो एक टैलेंट कनेक्शन नाम के सॉफ्टवेयर को, एक टैलेंट कनेक्शन नाम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंटरनली वो जो है अपने यूज़ करती है। इस पर्टिकुलर टैलेंट कनेक्शन का मकसद क्या है, टैलेंट कनेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, जो ट्रेडिशनल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो ये कहती है कि जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को जो है वो फुलफिल किया जाए, इंस्टेड इसके कि आप बाहर की तरफ जाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि सिस्को के अंदर तकरीबन 65,000 एम्प्लॉयज़ का जो है वो प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, और उनके डेटाबेस या उनके प्रोग्राम के अंदर जो है वो सेव हुआ है। ठीक है, जब कभी भी कोई भी पोजीशन या कोई भी ओपनिंग जो है वो क्रिएट होती है, व्हाट दे डू इज दैट, उनका जो सिस्को का जो सिस्टम है, सिस्टम का जो डेटाबेस है, वो डेटाबेस के अंदर से जो भी रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसको जो 65,000 एम्प्लॉयज़ का जो डेटाबेस है उनके स्किल सेट के साथ मैच कर लेते हैं, और स्किल सेट के साथ मैच करने के बाद बेस्टली सूटेड कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब अपेरेंटली अगर हम देखें तो ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो है ये बड़ी कंबरसम एक्सरसाइज है, एक बड़ी टायरिंग एक्सरसाइज है, लेकिन एक्चुअली ये एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज एक्चुअल जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन को जो है वो जो है वो रेस करती है, बल्कि इन एडिशन टू इट इट आल्सो क्रिएट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड फर्स्ट का। इनसाइड फर्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके अंदर के लोगों का पहला हक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों का पहला बिलीफ है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों का पहला राइट है। तो ये जो लेजिटिमेट राइट है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेल करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना सिर्फ सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज, ना सिर्फ सेटिस्फाइड लोग ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए मौजूद रहें, बल्कि इन एडिशन टू इट ये ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की मोटिवेशन को या लोगों के परसेप्शन को या लोगों के जॉब सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को भी और ज़्यादा मजबूत या और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम ये हमारे पास एक प्रोसेस फ्लो चार्ट है जो कि जॉब चॉइस का प्रोसेस फ्लो चार्ट है। जॉब चॉइस का मतलब ये है कि आपके पास किस तरीके से लोगों को जॉब चॉइस का या किस तरीके से लोगों को जो है जॉब के जो है वो ऑप्शन दिए जाते हैं। 1 मिनट बेटा, आई विल बी बैक। मैं जरा एक जस्ट लेट मी गो टेक 1 मिनट। ओके जी, आपके पास ये चार्ट है। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली जो है वो पहले सबसे पहले जॉब चॉइस जिसे हम कहते हैं, जो एम्प्लॉय को आप ऑफर कर रहे होते हैं उसके लिए दो बेसिक क्राइटेरियाज आपको रिक्वायर्ड है। पहला जो रिक्वायर्ड है वो है आपके पास वैकेंसी कैरेक्टरिस्टिक। वैकेंसी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि किस तरह की वैकेंसी आपको ज़रूरत है। वैकेंसी कैरेक्टरिस्टिक की अगर आप नीचे देखो तो दो चीज़ें हैं जो कि आपकी वैकेंसी कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लाई करती हैं। एक, आपको किस तरह का ट्रेड और किस तरह का बिहेवियर चाहिए, दूसरा आपकी पॉलिसी क्या कहती है। ये दोनों चीज़ें आपकी जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं वैकेंसी कैरेक्टरिस्टिक को। इन बेसिस के ऊपर आप वैकेंसी के अंदर निकालते हैं कि जी वैकेंसी के अंदर किस तरह के बंदे की ज़रूरत होगी, किस तरह का बंदे का बिहेवियर चाहिए होगा, किस तरह के बंदे के ट्रेड चाहिए होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस पर्टिकुलर बंदे की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, उस पर्टिकुलर बंदे की क्या जॉब स्पेसिफिकेशन। इसके बाद सेकेंडली आपके पास एप्लीकेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एप्लीकेंट कैरेक्टरिस्टिक वो एरिया है जो बेसिकली आपका सिस्को वालों ने 65,000 एम्प्लॉयज़ का जो डेटा बेस क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है। अब जब आपके पास 65,000 एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस मौजूद है तो वो 65,000 एम्प्लॉयज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। ना सिर्फ आपके पास बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है बल्कि आपके पास उनकी सिग्निफिकेंट एलिमेंट, उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी मौजूद है। वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आपको क्या हेल्प आउट करती है, और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आपको ये हेल्प आउट करती है कि वो तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ की कैरेक्टरिस्टिक बता दी, और कैरेक्टरिस्टिक बता के ये बता दी है कि जी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पर्टिकुलर 5-10 लोग हैं जो कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा फीजिबल है। ठीक है, इन एडिशन टू इट आप और मजीद क्या करते हैं उसके अंदर, आप उसके अंदर और मजीद एक चीज़ ये लेकर आते हैं
कि आपके पास जब कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं लोगों के, तो यू गिव पीपल अ चॉइस, आप लोगों को चॉइस देते हैं, जिस चॉइस की बेस के ऊपर पीपल आइदर ओप्ट, लोग या तो ओप्ट करते हैं कि उनकी मर्जी होती है कि आप उनसे येस या नो ले लें, और येस या नो लेके आप उनको जो एम्प्लॉयमेंट पे फिल करें, या आप अपनी कंपनी पॉलिसी क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ये कहते हैं कि जी, जिस तरीके से आजकल एक बहुत फ्रीक्वेंट जो पॉलिसी सबसे ज़्यादा कॉमनली जो वर्कआउट की जा रही है, वो आपके जॉब रोटेशन की पॉलिसी है। दैट मीन्स मूविंग पीपल इन अकॉर्डेंस टू पॉलिसी। तो आपके पास बेसिकली जब जॉब चॉइस दी जाती है, तो जॉब चॉइस दो तरह से आपको दी जाती है, या तो एट विल होती है। एट विल का मतलब ये है कि पॉलिसी ये कहती है कि वो एम्प्लॉय को ऑफर करेगी कि जी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर पोजीशन की वैकेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं, इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू आर ओके विद इट, तो हम आपका यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा आपके पास जो वो दे रही होती है, वो दे रही होती है पॉलिसी के थ्रू कि जी आपके चूंकि इस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग पोजीशन के ऊपर 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और पॉलिसी अब ये कहती है कि 3 साल बाद आपको रोटेट होना है, कि 3 साल बाद आपको अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है, और चूंकि 3 साल बाद आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आपको हम किसी इररेलेवेंट जगह के ऊपर भेजें, ये पर्टिकुलर पोजीशन की ओपनिंग जो है मौजूद है, और ये आपके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, बिहेवियर्स, आपकी क्वालिफिकेशन को मैच कर रहे हैं, तो यू शुड मूव, या वी आर मूविंग यू फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। सो ये आपकी रिक्रूटमेंट की जॉब चॉइस के दो एरियाज को कवर कर जाते हैं, एक आपकी एम्प्लॉयमेंट एट विल है, और एक आपके पास ड्यू प्रोसेस सिलेक्शन, ड्यू प्रोसेस पॉलिसीज है। एक चीज याद रखने की है कि ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, ये आपके इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में नहीं आते। इन एडिशन टू इट, अगर आप विल के लिहाज से बात करें, अब विल के अंदर क्या होता है, या प्रोसेस के अंदर आपके पास जो पॉलिसी है उसके अंदर क्या होता है, बाज़ पोजीशंस ऐसी होती है, बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो प्रेफर नहीं कर रहा होता काम करना, या जहाँ पे एम्प्लॉय की जो प्रेफर्ड चॉइस नहीं होती, या वो ये कहता है कि जी मैं अभी जहाँ पे जिस जगह के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा इस जगह के ऊपर काम करना जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या ज़्यादा जो है मेरे लिए मोटिवेटिंग है, रादर इसके कि मैं एक नई जगह पे जाऊँ और नई जगह पे जाके नए सिरे से काम करूँ। इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्रिएट कर देती है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से क्या मतलब है, रिवॉर्ड से मतलब है कि वो आपको किसी तरह का इंटरनल या एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफर कर देती है, लाइक एम्प्लॉयमेंट एट विल के ऊपर या पॉलिसी के ऊपर यही कर सकती है। व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन से कि अच्छा जी अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, या अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक की पोजीशन में मूव करेंगे, तो इसके अगेंस्ट में हम आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, या इसके अगेंस्ट में हम आपको ये बेनिफिट जो है वो दे सकते हैं, ये हम जो है वो देते हैं। अब इसके अंदर हम इंटेक्सिव और एक्सटेंसिव रिवॉर्ड वगैरह थोड़ा सा डिटेल के अंदर देख लें, तो हमारे पास क्या चीज़ है कि बिकॉज पे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब कैरेक्टरिस्टिक। जॉब, एक मिनट रुकिएगा बेटा। ओके ओके जी, गेटिंग बैक टू टॉपिक। हम जो है वो अब देखिए एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड के अंदर जो सबसे पहली चीज़ कैरेक्टराइज चीज़ है वो आपके पास पे है। पे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब कैरेक्टरिस्टिक, ये सबकी नॉलेज में, ये सबके लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि जी पे जो हमारे पास होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जॉब को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए, जॉब को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, ये वो चीज़ है जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एम्प्लॉय को रिटेन कर रहे होते हैं। मोस्टली देखा ये जाता है कि वो तमाम की तमाम पोजीशन जिसके ऊपर हायर साइड के ऊपर आपको जो पे किया जा रहा होता है, वो आपकी पोजीशन या उस पोजीशन को जो है वो ज़्यादा जो है अट्रैक्टेबल होता है, वो ज़्यादा रिटेनिंग जॉब होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दी कि मॉल नून जो है वो बेसिकली एक ओनर है कंपनी का, नून टार्फ केयर के नाम से, जो कि एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50 एम्प्लॉयज़ जो है वो ग्रो हो चुके हैं, यानी कि 50 एम्प्लॉयज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, ऑलमोस्ट
4 मिलियन जो है वो अपना रेवेन्यू जो है वो कमा रही है। दैट मीन्स ये बताने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी खासी स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या हुआ है, उसको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसको एक टेली मार्केटिंग एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, बट they were not able to acquire, they were not able to hire a proper person या experienced person for this position। रीजन being कि वो $25,000 जो है उस जॉब के लिए ऑफर कर रहे थे। जब उन्होंने अपने पे को 45,000 के अंदर ऊपर इंक्रीज कर दिया 25,000 से, what was the result was they were able to hire 4 highly qualified individual। एक की जगह उनको 4 मिल गए, जो कि डिफरेंस जो है जब आप उसके रेवेन्यू के ऊपर बात किया, जब आप उसके अर्निंग्स के लिहाज से, उसके प्रॉफिट के लिहाज से बात की, तो इट एक्चुअली contributed in increasing, it actually contributed in enhanced number of आपके बेनिफिट, enhanced number of आपकी फीचर्स या enhanced number of profitability that actually resulted from this mechanism। ठीक है, इसके बाद हम मजीद फर्दर आगे आके बात करें, क्योंकि यहाँ पे सारी सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो वो ये है कि आप एक्सटर्नल किस तरीके से जो है वो लोगों को हायर करते हैं। आप मोस्टली लोगों को हायर कर रहे होते हैं इमेज एडवर्टाइजिंग से। इमेज एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो है मोस्टली जो वैकेंसीज होती हैं उसके जो है वो आप बजाय इसके कि आप लोगों को डिटेल दें या लोगों की बहुत बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस दें, आप क्या करते हैं, आप वैकेंसी का इमेज क्रिएट कर देते हैं, जिसमें आप कंसाइसली चीज़ों को बता देते हैं कि जी आपके पास ये पोजीशन है, इस पोजीशन के अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर जो है वो काम होगा, और इस पर्टिकुलर काम के अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर जगह जो है वो फिल होगी। ठीक है, इसके बाद हम रिक्रूटमेंट सोर्सेज देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट सोर्सेज आपके पास दो तरह की होती है, एक आपके पास इंटरनल होती है और एक आपके पास एक्सटर्नल सोर्स होती है। इंटरनल सोर्स आपके पास वो होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को जो है जो इंटरनली जो है वो देख रहा होता है, और एक्सटर्नल सोर्स आपके पास वो सोर्स होती है जिसमें आप एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइज करके आप लोगों को लेते हैं मार्केट से बाहर के, मार्केट के लोगों को या अक्रॉस जो जो आपके लोग हैं उनको आप ले रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट एप्लीकेंट और रेफरल्स होते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेंट से मुराद वो लोग हैं जो कि आपकी जॉब वैकेंसी पे जो है अप्लाई करते हैं, या जो आपकी जॉब वैकेंसी के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, और ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि प्रमोशन की बेसिस पे नहीं होती, बल्कि ये लोग शायद उसी सेम ग्रेड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, और उसी सेम ग्रेड पे काम करते करते ये आपके पास अपनी पोजीशन को चेंज करवाते हैं। दूसरा आपके पास रेफरल्स का कॉन्सेप्ट है। रेफरल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग जो है उनको प्रमोट किया जाता है कि जी आप इस पर्टिकुलर पोजीशन में अप्लाई करें, जो कि हमने ऊपर एम्प्लॉयमेंट एट विल के लिहाज से बात की कि जी लोगों को जो है वो रेफर किया जाता है, और लोगों को कहा जाता है कि जी चूंकि आप इस पोजीशन के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, इस पोजीशन, ये पोजीशन आपकी क्वालिफिकेशन और बेंचमार्क के लिए सूटेबल है, तो इसलिए आप इस पोजीशन के ऊपर काम कर लें। इसके बाद एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स हैं। आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आप जो है वो तमाम के तमाम जो है एक्सटर्नली जो है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइज करते हैं, प्रॉपरली पोजीशन एडवर्टाइज करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन देते हैं, क्वालिटीज़ देते हैं, ट्रेड्स देते हैं, बिहेवियर देते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा। फिर आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देते हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को इंश्योर करते हैं कि जी इतने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो आपको अप्लाई करना है, और उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो आप इसको अप्लाई करवा के जो है वो इसको रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने वाले लोगों को जो है वो जॉब के लिए ऑफर करते हैं। इसके बाद जो मोस्ट रिसेंट आपके पास है वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटिंग्स है। इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटिंग्स के अंदर आपके पास जो है वो फेसबुक आ जाता है, क्विक क्विक आ जाता है, आपके पास मॉन्स्टर आ जाता है, monster.com है, ebay.com है, आपके पास ब्राइट स्पायर है, आपके पास जो है वो लिंक्डइन है मोस्ट रिसेंटली। ये तमाम के तमाम वो फोरम्स है जिन फोरम्स के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्लेस करते हो, और इन रिटर्न आपके पास जो है वो लोग अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके आपके अगेंस्ट में जो है जॉब के अगेंस्ट में जो है वो एप्लीकेंट बनते हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो पब्लिक और प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, लाइक जिस तरीके से आपके पास NTS है, PTS है, वो तमाम के तमाम फर्म जो कि एक्सटर्नली आपके लिए जो है वो रिक्रूटमेंट फर्निशिंग रिक्रूटिंग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, और जो आपकी बिहाफ के ऊपर जो है वो आपके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस को जो है वो इंटीग्रेट कर रही होती है, और इंटीग्रेट करके वर्क कर रही होती है। इसके बाद कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, या आपके जॉब फेयर जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है आपके पास वो इंक्लूड होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास रिक्रूटर्स होते हैं, जो कि रिक्रूटर्स ये काम कर रहे होते हैं कि आपके इंडिपेंडेंट रिक्रूटर्स जो हैं, ये फ्रीलांस रिक्रूटर्स जो हैं वो इस चीज़ को जो है वो अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो है उसको मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके जी। अब आपके पास ये एक केस स्टडी है, और ये आपका बेसिकली असाइनमेंट भी है। यू हैव गॉट 5 मिनट्स। ये आपके पास एक केस स्टडी है, और इसके नीचे फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लोकल हायरिंग वर्कर्स वर्सेस ऑफ शोरिंग। बल्कि नहीं, ये मुश्किल सवाल हो जाएगा, इसलिए आप इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ओके,
थर्ड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रमोटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस हायरिंग ऑफ एक्सटर्नल एम्प्लॉयज, हाउ डज द नेचर ऑफ जॉब सिचुएशन इफेक्ट्स द डिसीजन। ठीक है, ये केस स्टडी है, इसका स्नैपशॉट लो, इसकी पिक्चर लो, और ये आपको जो है वो असाइनमेंट आप सब लोगों को जो है वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो शेयर करना है। इस सवाल का जवाब 5 से 6 लाइनों का, 5 से 10 लाइनों का आप इसका जो है वो जवाब बनाओगे, और जवाब बना के इसको आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर अभी शेयर करोगे। दैट मीन्स कि अभी आप जो है आपके पास 5 से 7 मिनट मौजूद हैं, आप इन 5 मिनट के अंदर ये केस पढ़ो। पढ़ने के बाद इस एक सवाल का 3 लाइनों का जवाब जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आइदर या तो अपने मैसेज के अंदर लिख दो डायरेक्टली ग्रुप के अंदर, ताकि मैं उसको ट्रीट करूँ, लेकिन ऊपर प्लीज़ अपना आंसर लिख देना और अपना नाम लिख देना, ताकि मुझे पता हो कि किसका आंसर है, और उसको हम आगे जो है वो एग्जीक्यूट करें। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप इस केस स्टडी को पढ़ो, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका मुझे आंसर अपने आंसर में करके लिख के दो। ठीक है, जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट है, मुझे इसके आंसर्स दो। बेटा ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप का आपका जो ग्रुप बना हुआ है, जो आपका HRM का ग्रुप है, उसी ग्रुप पे अपने नेम्स के साथ मुझे 2 से 3 लाइनर का इसका आंसर सेलेक्ट करो, इसका आंसर लिख के मुझे भेजो, और जल्दी, क्योंकि 5 मिनट आपके पास, 5 मिनट आपका टाइम ड्रॉप हो जाएगा, तो 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे इसका आंसर भेजो जल्दी से सारे। जी मुझे किसी का जवाब नहीं मिला बेटा, इन 2 मिनट्स आर लेफ्ट, जल्दी से।
बेटा ये जो ऊपर केस लिखा हुआ है, इस केस का क्वेश्चन 3 का आंसर लिखना है। ये जो क्वेश्चन 3 दिया हुआ है ना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताने, प्रमोटिंग एम्प्लॉइज विद एन ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस हायरिंग एक्सटर्नली। जी जनाब, चलो एक काम करो, इसका स्नैपशॉट ले लो और इसका स्नैपशॉट लेके जो है मुझे इसका आंसर जो है वो सारे के सारा जो है वो व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना। बट डू शेयर इट बिकॉज दिस इज योर असाइनमेंट और इसकी बेसिस के ऊपर मैं आपकी मार्किंग्स कर रहा हूँ। तो डू शेयर योर असाइनमेंट विद मी, इसका स्नैपशॉट ले लो और स्नैपशॉट लेके मुझे इसके आंसर जो है वो मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड विल प्रोसीड। और नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह कल 11 बजे है, तो हम कल 11 बजे मिलेंगे और कल 11 बजे हम मजीद फर्दर आगे इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज़।